हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7th क्लास की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए दोस्तों, आज से 5000 साल पहले की पृथ्वी और उसके मुकाबले आज की पृथ्वी बिल्कुल ही अलग है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। ठीक इसी तरह से जो पृथ्वी आज है, जो कंडीशन आज है, आज से ठीक 4 से 5000 साल बाद वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। ये बदलाव क्यों आते हैं, किस किस तरह से ये प्रोसेस होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। जहाँ पर जरूरी है सिर्फ वहीं पर पढ़ाई जाएगी। सारा डायग्राम और फिगर्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आपको याद रखने में और समझने में आसानी हो। 6th क्लास की NCERT कंप्लीट हो चुकी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। ये 7th क्लास की NCERT अभी हमारी चल रही है, जिसके अंदर आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थलमंडलीय प्लेट। स्थलमंडलीय प्लेट दोस्तों होती क्या है? देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था, 6th क्लास में भी डिस्कस किया था और 7th क्लास में भी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। तो स्थलमंडल जितना भी पृथ्वी पर स्थल भाग है वो सारा स्थलमंडल कहलाता है। और जो हमारी पृथ्वी की हमने 3 लेयर पढ़ी थी, परपटी, मेंटल और क्रोड, उसके अंदर जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है 35 किलोमीटर की परपटी, जो कि स्थलमंडल कहलाती है। मतलब कि देखा जाए, जो हमारी पृथ्वी की परपटी लेयर है, जो सबसे ऊपरी लेयर है, उसके ठीक नीचे पाई जाती है स्थलमंडलीय प्लेट। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, लेकिन इनकी जो घूमने की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इनका हमें पता नहीं चल पाता है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है, सबसे ऊपर आपको दिखाया गया है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां किस किस कारण से होती हैं, क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है अंतर्जनित बल, दूसरा होता है बहिर्जनित बल। दोस्तों, अंतर्जनित बल वो होता है जो पृथ्वी के अंदर लगता है, और जो बहिर्जनित बल होता है जो पृथ्वी के बाहर लगता है। ये इन दोनों के कारण अलग अलग होते हैं, इनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। अब अंतर्जनित बल के अंदर आता है आकस्मिक बल। सडन फोर्सेस की भविष्यवाणी कभी आज तक नहीं की जा सकी है। ये कभी भी अचानक से पृथ्वी के अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बदलाव आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाए गए हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन। दूसरा आता है आपका पटल विरूपण बल, इसके अंदर आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। सेकंड आता है बहिर्जनित बल, के अंदर आपके 2 कारण होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण। देखिए दोस्तों, अपर्दन और निक्षेपण ये 2 टर्म ऐसी हैं जो आपके हर जगह ज्योग्राफी में काम आने वाली हैं। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, अपर्दन का मतलब होता है टूटना, चाहे वो फिर चट्टानों का टूटना या फिर धरती का फटना या फिर पर्वतों का टूटना। इस तरह की प्रोसेस को बोला जाता है अपर्दन। दूसरा आता है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? बहते हुए पानी, बहते हुए हवा या फिर समुद्र की तरंगों के थ्रू कोई भी पदार्थ जो है किसी एक जगह पर जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है निक्षेपण, मतलब कि डिपॉजिट होना। अपर्दन को इंग्लिश में बोला जाता है इरोजन और निक्षेपण को बोला जाता है डिपॉजिट। अब ये किस किस रीजन से होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और यहाँ पर दिखाया गया है हिमनद। इन 4 रीजन से ये हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं पर बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इतना क्लियर करने के बाद आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये ज्वालामुखी की पिक्चर दिखाई गई है। फ्रेंड्स, चीज़ों को याद रखने के लिए थ्योरी का सहारा कम लें और डायग्राम्स और फिगर्स का सहारा ज़्यादा लें। इससे आपको समझने में आसानी होगी, याद रखने में आसानी होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। थ्योरी को आप रट्टाफिकेशन करते रहें, थोड़े दिन बाद आप भूल जाएंगे। डायग्राम को बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 3 लेयर्स थी, परपटी, मेंटल और क्रोड। तो यहाँ पर आपको ये 2 लेयर दिखाई गई हैं, परपटी और मेंटल। इन्हीं के ऊपर यहाँ पर होता है मैग्मा। देखिए दोस्तों, जब ये पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है उसको बोला जाता है मैग्मा। जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको बोला जाता है लावा। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। अब इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये यहाँ से जो है ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जिसके साथ में गैसें आती हैं, राख आती है और भी जो लावा, जो मैग्मा है वो निकलता है। और ये वाला जो एरिया होता है आपका ज्वालामुखी का, इसको बोला जाता है क्रेटर। इतनी चीजें आपको ज्वालामुखी का कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको डायग्राम बनाना है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी भूकंप के बारे में। अभी हमने ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा रीड किया, अभी हम भूकंप के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी के जो परपटी के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, जिनको स्थलमंडलीय प्लेट बोला जाता है, जब ये प्लेट्स हाई स्पीड से मूव करती हैं तो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होती है, मतलब कि कंपन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सभी में कंपन आता है, जिसको हम बोलते हैं भूकंप। और पृथ्वी के जिस भाग से वाइब्रेशन जनरेट होता है उसको बोला जाता है उद्गम केंद्र। आप यहाँ देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है।
और ये जो आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र दोस्तों वो हिस्सा होता है जैसे पृथ्वी के अंदर जब ये सेंटर है जहाँ से भूकंप जो है स्टार्ट हुआ है, उसके ठीक बाहर जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो वो वाला हिस्सा होता है अधिकेंद्र। और भूकंप की तरंगे इस तरह से चारों तरफ फैलती हुई चली जाती हैं। अब सभी जानते हैं भूकंप का जो केंद्र होता है, जो उद्गम केंद्र होता है, उससे नजदीक वाली चीजों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उससे जितना दूर हम जाते चले जाएंगे वहां पर जो है उसकी वाइब्रेशन कम होती चली जाएंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर किसी एक जगह पर भूकंप आता है तो पूरी पृथ्वी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही होता है, वो उसकी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। और ये जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं ये तीन तरह की होती हैं, जिनको बोला जाता है एस वेव, पी वेव और एल वेव। SPL ये 3 तरह की वेव्स होती हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये चीज़ें आसान लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी चीज़ें एडवांस आती रहेंगी। अब सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें। अब बात आती है भूकंप को कैसे मापा जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको साइड में दिखाई दे रहा है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, जबकि जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो आपके सामने ये MCQ आ सकता है कि सबसे सेफ जोन भूकंप का कौन सा माना जाता है और सबसे खतरनाक कौन सा माना जाता है। अब बात आती है मुख्य स्थलाकृतियाँ। जो हमारे पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ हैं, किस किस तरह के स्थल हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है नदी के कार्य। नदी जो है किस तरह से अपर्दन या निक्षेपण करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये एक नदी दिखाई गई है, जहाँ से आप देख सकते हैं ये नदी जो है यहाँ से बहते हुए और ऊपर से ये नीचे की तरफ गिर रही है। ये आपके शेल हैं, ये भी आपके शेल हैं। जब कोई भी नदी या पानी की धारा बहते हुए किसी शेल या चट्टान को काटते हुए ऊपर से नीचे की तरफ गहराई में गिरती है तो ये एक झरने का निर्माण करती है, मतलब कि जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आपके लिए याद रखने वाली एक बात यहाँ पर है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित एंजेल जलप्रपात। इनकी लोकेशंस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वर्ल्ड मैप को डिस्कस किया था। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगला आता है आपके सामने ये डायग्राम, जिसके अंदर आपको दिखाया गया है ये नदी कुछ इस तरह से बह रही है। कोई भी नदी इस सर्पाकार पथ पर बहती है तो इसके ये जो मोड़दार कोण होते हैं इनको बोला जाता है विसर्प, और इन्हीं कोणों पर अपर्दन या निक्षेपण होता है। यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है जिसको बोला जाता है चाप झील। अब ये चाप झील क्या होती है, देखिए दोस्तों, जैसे ये जो है आप देख सकते हैं नदी इस तरह से बहती जाती है और जैसे ही नदी की धारा तेज होती है तो ये अपने इन कॉर्नर्स वाले हिस्सों को छोड़ देती है, क्योंकि इस इतनी तेज धारा के अंदर पूरे रास्ते को कवर करते हुए जाना मुश्किल होता है। और ये जो नदी की धाराएं हैं ये थोड़ा सीधा निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे कि पृथ्वी का ये हिस्सा कटते हुए ये नदियां का जो बहाव है ये इस तरह से बन जाता है और ये हिस्सा इधर रह जाता है। तो यही आपको यहाँ पर दिखाया गया है चाप झील जिसको बोला जाता है। इसके अंदर वर्षा और नदियों का दोनों का पानी भर सकता है। अब बात आती है दोस्तों डेल्टा की। अब डेल्टा क्या होता है, हमने जब 6th क्लास की NCERT सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर आपको पहाड़, नदियाँ, पर्वत, डेल्टा, पठार, वितरिका सभी चीज़ों की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी। आज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही नदी को यहाँ से बहते हुए आती है, जब वो किसी सागर, महासागर या किसी खाड़ी में जाकर के गिरती है तो उसके मुहाने पर ये छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है और इन्हीं को बोला जाता है वितरिका। और डेल्टा क्या होते हैं, जो नदियाँ अपने साथ में बहुत सारे पदार्थों को बहा करके लाती हैं, वो जो है नदी के मुहाने पर, मतलब कि जहाँ पर वो किसी सागर, महासागर, खाड़ी में जाकर गिरती हैं, उसके कॉर्नर पर उन सभी पदार्थों को निक्षेपित कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, छोड़ते हुए पानी आगे चला जाता है। बाकी पदार्थ वहीं रह जाते हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब बात आती है दोस्तों समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंगें किस तरह से निक्षेपण या अपर्दन करती हैं। आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक। ये तीनों क्या होते हैं आइए हम देखते हैं।
देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई चट्टान है समुद्र के अंदर। जैसे जैसे समुद्र की लहरें इससे टकराती रहती हैं तो ये इस चट्टान के थोड़े से हिस्से को काटते हुए एक छोटी सी गुफा बना देती हैं, जिसको बोला जाता है समुद्री गुफा। और जब ये लहरें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती हैं और ये काटते हुए इस चट्टान के आर पार हो जाती हैं, सिर्फ ऊपर छत रह जाती है और इसके आर पार पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है तटीय मेहराब। और जब ये पानी आर पार बहना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ती है, लहरों की गति बढ़ती है, उनका बहाव तेज होता है, तो ये इस चट्टान को दो अलग अलग भागों में बांटती चली जाती है। और जैसे ही ये एक चट्टान को इन दो अलग भागों में बांटती है तो इनको बोला जाता है स्टैक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक अलग हिस्सा दिखाया गया है जो कि इस चट्टान से अलग हुआ है यहाँ से, तो इसको बोला जाएगा स्टैक। इस तरह से जो है समुद्र की लहरें अपर्दन का कारण बनती हैं, मतलब कि चट्टानों के कटाव का कारण बनती हैं। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पवन के कार्य, मतलब कि हवा जो है किस तरह से अपर्दन या निक्षेपण करती है। आपको यहाँ पर एक रेगिस्तान की पिक्चर दिखाई गई है। आप सभी जानते हैं रेगिस्तान के अंदर बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। जब ये हवाएं अपने साथ में वहाँ के बालू कणों को लेकर के चलती हैं और जहाँ पर हवा की गति धीमी होती है तो वो बालू कण जो है वहीं पर बैठ जाते हैं। इस तरह से एक छोटी सी पहाड़ी का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है बालू टिब्बा। और जब ये कण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या फिर किसी एक विस्तृत क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिपॉजिट होते हैं, निक्षेपित होते हैं, जमा होते हैं, उस एरिया को बोला जाता है लोएस। तो आपको ये दोनों टर्म यहाँ पर समझ आ गई होंगी, बालू टिब्बा और लोएस। तो इस तरह से हवा जो है अपने साथ में रेगिस्तानी इलाकों के अंदर अपने साथ में बालू के धूल कणों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर निक्षेपित करती हैं, अपर्दन करती हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल है। इस आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।